नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 31 के बारे में, जो है आपका मानव में युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चैप्टर है आपका बेसिक्स के रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस चैप्टर को बिल्कुल लो लेवल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे, जिससे हमें क्या है आगे कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि जो चैप्टर है इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना हमें गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन किसे कहते हैं, ये पढ़ना है। ठीक है, फिर देखेंगे कि युग्मक जनन जो है नर और मादा में या मेल और फीमेल में अलग अलग प्रकार से होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नर और मादा में जो युग्मक जनन है वो किस प्रकार होता है ये देखेंगे, और नर जो युग्मक है जैसे स्पर्म, उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही हम मादा युग्मक जनन में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मादा युग्मक जनन की प्रक्रिया को, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मादा युग्मक अंडाणु की संरचना को। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हम क्या पढ़ेंगे इसमें, युग्मक जनन। तो अपना जो चैप्टर है युग्मक जनन है, तो सबसे पहली बात है कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। ठीक है, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो किसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहली बात आती है कि गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। देखो सीधी सी बात है कि नर या मादा में या मानव में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी जो बुक है उसके हिसाब से हम देखें तो वो परिभाषा क्या होगी, वो होगी कि जननों में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा, कि मानव के जननों में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो मैं एक बार वो परिभाषा यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर हम समझेंगे कि उस परिभाषा में हमें समझने की जो बात है वो क्या क्या है। ठीक है, तो क्या है कि मानवों में, या सीधा लिख देंगे जननों में, जननों को बोलते हैं हम गोनेड्स, गोनेड्स। ठीक है, जननों में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा, इनको बोलते हैं प्रीमोर्डियल सेक्स सेल्स। ठीक है, आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी बुक की परिभाषा। तो हम इसी परिभाषा को फॉलो करेंगे और इसमें समझने की जो बातें हैं वो क्या है आप देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जो परिभाषा है इसमें ये गोनेड्स क्या हैं, या जनन जो हैं, जनन या गोनेड्स किन्हें कहते हैं। भाई बहुत से बच्चों को तो ये पता होगा कि गोनेड्स किसे कहते हैं या क्या होते हैं ये, और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो हम ये जो पूरी कन्फ्यूज़न है जितनी भी, इन सभी को क्लियर करेंगे कि गोनेड्स क्या हैं और आद्य जनन कोशिकाएं क्या हैं, ये कौन सी कोशिकाएं होती है, कहाँ पाई जाती हैं, तो ये क्लियर करेंगे। तो इनको क्लियर करने के लिए हमें क्या है, पिछली कक्षा में जाना पड़ेगा। तो आपने पिछली जो कक्षा है उसमें पढ़ा होगा नर और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो नर और मादा जनन जो तंत्र है उन दोनों में दो प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। ध्यान रखना, आपकी जो पिछली क्लासें हैं 10th क्लास है जो, उसके चैप्टर में है ये टॉपिक नर और मादा जनन तंत्र के बारे में, जिसमें बताया गया कि नर और मादा जनन तंत्र जो है वो क्या है, नर और मादा जनन तंत्र में दो प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक है, यहां लिख देता हूं। एक तो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग,
ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। अब ध्यान रखना दोनों में पाए जाते हैं, ये नहीं है कि नर में ही पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों के जनन तंत्र जो है या दोनों हैं उनमें प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग ये दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान देना कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग है नर और मादा भाई दोनों में पाए जाएंगे। तो नर में प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं वो होते हैं वृषण। क्या होते हैं? वृषण, जिन्हें बोलते हैं हम टेस्टिस। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए, ये जो जनद है इस पूरी जो परिभाषा है इसको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको सिर्फ परिभाषा लिखनी है, जो जो लिखना है मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग किन में? नरों में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उनको बोलते हैं हम वृषण। ठीक है, और मादा के जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो होते हैं अंडाशय। क्या होते हैं? अंडाशय। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं ओवेरी। क्लियर? और द्वितीयक लैंगिक अंग इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि द्वितीयक लैंगिक अंग नरों में कौन कौन से होते हैं, मादा में कौन कौन से होते हैं। तो द्वितीयक जो लैंगिक अंग है ये नर में कौन कौन से होते हैं? जैसे मूत्र जनन मार्ग है, जो आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि है, शुक्राशय ग्रंथि है, ये सभी क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग है। किसमें? नर में। और मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग जैसे योनि है, गर्भाशय है। ठीक है, ये सभी क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। ठीक है, तो हमें जो बात करनी है वो करनी है प्राथमिक लैंगिक अंगों की। ठीक है, तो नर में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वृषण। ठीक है, और मादा में होते हैं अंडाशय। अब इन दोनों को हम बोलते हैं जनद। ध्यान रखना, नर के जो वृषण है और मादा के जो अंडाशय जो है, ओवेरी जो है, इनको हम जनद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनद, गोनेड्स। क्या बोलते हैं? गोनेड्स। ध्यान रखना, नर और मादा के जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उनको बोलते हैं हम जनद। क्या बोलते हैं? जनद या गोनेड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और नर में जो जनद है वो कौन होते हैं? वृषण या टेस्टिस। मादा के जनद जो हैं वो है अंडाशय या ओवेरी। ठीक है, तो ये समझ आया कि जनदों में अब दोनों की बात की है, यहाँ नर मादा नहीं दिया है, यहाँ पर क्या है? मानव जाति की बात की है। तो मानव के जनदों में यहाँ हम लिख दें कि मानव के जनदों में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा। अब क्या देख रहे हैं हम? अब हमको समझनी है आद्य जनन कोशिकाएं ये क्या होती हैं। तो ध्यान रखना, जो ये जनद है, ठीक है, जनद कौन से? भाई नर का वृषण और मादा का अंडाशय जो है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जनद बोलते हैं। क्लियर? तो इन जनदों में एक कोशिकाएं पाई जाती है, एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं हम आद्य जनन कोशिकाएं। आद्य जनन कोशिकाएं। ठीक है, तो ये क्या है? कहां पाई जाती है? जनदों में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं हम आद्य जनन कोशिकाएं। और ये जो आद्य जनन कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में जो अब हम आगे जाकर जब बात करेंगे कि युग्मक जनन जो है नर और मादा में अलग अलग होता है, तो यदि नर में बात करेंगे तो नर के जो आद्य जनन कोशिकाएं हैं नर और मादा में, ये दोनों में ये जो प्रकार की कोशिका पाई जाती है आद्य जनन कोशिका, ये क्या है कि कई चरणों में युग्मकों का, नर में बोलेंगे तो शुक्राणु का और मादा में बोलेंगे अंडाणुओं का। ठीक है, तो कई चरणों में युग्मकों का निर्माण करेगी। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं? आद्य जनन कोशिकाएं। क्लियर? तो नर के जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या है? वृषण और मादा के अंडाशय, जिनको हम जनद बोलते हैं। और जनदों में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? युग्मकों का। किसका किया जाता है? युग्मकों का निर्माण किया जाता है। क्लियर? और युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर? परिभाषा समझ आई कि मानव के जनद या बोलते हैं गोनेड्स में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा प्रीमोर्डियल सेक्स सेल्स द्वारा युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर? समझ आया? तो प्राथमिक लैंगिक अंग जो हैं नर और मादा के, उनको हम बोलते हैं जनद। ठीक है, और वो कौन कौन से थे? नर में वृषण, मादा में अंडाशय। क्लियर? जिनमें आद्य जनन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है।
कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। इन कोशिकाओं द्वारा कई चरणों में नर और मादा में युग्मकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा समझ आ गई। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले बिंदु पर। ठीक है, अब देखो अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु बिल्कुल इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है। देखो जनदों का निर्माण जनदों में। ठीक है, तो जनद क्या है, नर में शुक्राणु वृषण है, मादा में अंडाशय है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे इस बिंदु में क्या लिखेंगे कि नर के शुक्र, ये लिखेंगे शुक्र जनन की क्रिया, शुक्र जनन व अंड जनन की प्रक्रिया, जनन की क्रिया मानव, देखो शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है, क्रिया नर के वृषण व मादा के अंडाशय में संपन्न होती है। ठीक है, संपन्न होती है अंडाशय और नर के वृषण और मादा के अंडाशय। ठीक है, यहां पर हमको एक चीज लिखनी है, में संपन्न होती है किसमें, अंडाशय में आद्य जनन कोशिकाओं में, अंडाशय में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। क्लियर। अब इसके बाद जो अगला बिंदु है, देखो सीधी सी बात है भाई, शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया जो है नर के वृषण में, ठीक है, और मादा के अंडाशय में उपस्थित जो आद्य जनन प्रकार की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में संपन्न होती है। क्लियर। अगला जो बिंदु है वो क्या है, अब अगले बिंदु में ये बताया है कि मानव जो है मानव जो है, या हम बोलते हैं मानव को जो कई प्रकार के लिंगी प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो लिंग के आधार पर देखें हम, तो मानव जो है ये एक लिंगी प्राणी होता है। ठीक है, तो इसमें बताया है कि एक लिंगी और उभयलिंगी जो प्राणी है उनके बारे में बताया है। तो उभयलिंगी जो एक लिंगी जो प्राणी है, कौन से, एक लिंगी जो प्राणी है उनमें केवल एक ही प्राणी से एक प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। मतलब ये जो प्राणी हैं वो क्या है, एक ही प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये भी हमको पता है एक लिंगी प्राणी किसे कहते हैं, ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या जनन अंग हैं वो क्या है, अलग अलग प्राणियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्राणियों पर पाए जाएंगे तो अलग अलग प्राणियों द्वारा ही अलग अलग जो युग्मक हैं उनका निर्माण किया जाएगा। जैसे नर है तो नर द्वारा शुक्राणुओं का, और मादा है मादा द्वारा अंडाणुओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसमें हमें ये लिखना है। दूसरा जो क्या है, इसमें एक लिंगी प्राणी और दूसरे में क्या लिखा है, उभयलिंगी प्राणी। इसमें बताया कि एक लिंगी प्राणी द्वारा तो केवल एक ही प्रकार के युग्मकों का निर्माण किया जाता है, और उभयलिंगी या बोलते हैं द्विलिंगी, उभयलिंगी या द्विलिंगी जिसे बोलते हैं मल्टी या बाइसेक्सुअल प्राणी। ठीक है, इसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो देखो द्विलिंगी जो प्राणी हैं इनमें क्या है, जो नर और मादा युग्मक है इनमें एक ही प्राणी के द्वारा इन दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण किया जाता है। अर्थात ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा लैंगिक अंग दोनों एक ही प्राणी पर पाए जाते हैं उन्हें क्या है, कौन से प्राणी बोलते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी बोलते हैं। और इनमें एक ही प्राणी के द्वारा, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, उसमें दोनों प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाएंगे। ठीक है, और उसी के द्वारा दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण किया जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जो एक बिंदु है जो आप पढ़ने वाले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये मैं साफ कर रहा हूं।
अब जो बिंदु है आपका वो क्या है कि मानव में, एक बार लिख रहा हूं उसको, मानव में युग्मक जनन की क्रिया, युग्मक जनन की क्रिया FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, यहाँ लिख रहा हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन द्वारा संपन्न द्वारा प्रेरित होती है। क्लियर? तो अब हम बात जो करेंगे वो क्या करेंगे कि ये जो बिंदु है इसमें क्या बताया कि युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो एक हार्मोन पाया जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर में, और शरीर में भी कहाँ? जननों में। ठीक है, तो इस हार्मोन के द्वारा क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, पुटिका प्रेरक हार्मोन जो है इसके द्वारा प्रेरित की जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखना। ये बिंदु क्या है, पूछ भी लिया जाता है कभी कभी आपके बोर्ड्स के एग्जाम में और आपके जो नीट्स के एग्जाम है उसमें। ठीक है, तो अब ये देखेंगे हम कि ये जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये कैसे, ये जो हार्मोन है ये किस प्रकार युग्मक जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। तो अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि वो हमें लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, तो हमारे शरीर की जो मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं भाई? हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं जिन पर किसका नियंत्रण होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि का। कौन सी का? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो ध्यान रखना, जो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसे हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। ठीक है, मतलब हमारी जो मास्टर ग्रंथि है वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि जो है उसका तो नियंत्रण होता है शरीर की सभी ग्रंथियों पर, और जो पीयूष ग्रंथि है उस पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि का। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। क्लियर? तो अब इस ग्रंथि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है। कौन सा? GnRH, जिसे बोलते हैं हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, किसके द्वारा स्रावित होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? अब ये जो हार्मोन जो है इसका क्या कार्य होता है? ये जो हमारी शरीर की क्या है, देखो ये जो हार्मोन है, ठीक है, हमारे शरीर की एक ग्रंथि होती है और उस ग्रंथि को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, इस हार्मोन, देखो हाइपोथैलेमस के द्वारा इस हार्मोन का स्रावन होता है जिसे बोलते हैं हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब इस हार्मोन के द्वारा जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसको प्रेरित किया जाता है। कौन सी ग्रंथि को? पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रेरित किया जाता है। और जब इसे प्रेरित करता है तो इस ग्रंथि के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो होता है LH और एक होता है FSH। कौन से? एक तो होता है LH और एक होता है FSH। देखो LH की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है LUTEIN, ल्यूटिनाइजिंग
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो LH जो हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्लियर। ये किसके द्वारा स्रावित होते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। और पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रेरित जो करता है वो कौन सा हार्मोन करता है? GnRH जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रेरित करता है कि आप इन दोनों हार्मोनों का श्रवण कीजिए। और प्रेरित करने के बाद इस ग्रंथि से ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। और इन दोनों प्रकारों के हार्मोन में से जो FSH हार्मोन है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम पुटिका प्रेरक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो FSH हार्मोन है इसके द्वारा हमारे शरीर में क्या है? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहां पर? वृषण में, या बोलते हैं जननों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक पाई जाती है लीडिंग सेल्स, एक पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी ध्यान रखना, ये अभी थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो फिर हम अगले टॉपिक में बात करेंगे इसके बारे में वापस से, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगा कि अभी आपको समझ आ जाए। तो ये जो FSH हार्मोन जो है हमारे शरीर में या वृषण में उपस्थित एक लीडिंग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी? लीडिंग सेल्स, लीडिंग कोशिकाएं, ठीक है। कहां पाई जाती हैं भाई? जननों में पाई जाती हैं, क्लियर। तो ये जो FSH हार्मोन जो है ये लीडिंग कोशिकाओं को क्या है? प्रेरित करता है। वही GnRH हार्मोन की तरह कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रेरित कर रहा था। और यहाँ पर ये जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिका प्रेरक हार्मोन जो है ये लीडिंग कोशिकाओं को क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। और लीडिंग कोशिका जो है इनके द्वारा नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है? श्रवण होता है। कि जो FSH हार्मोन जो है ये लीडिंग कोशिका को प्रेरित करता है। और प्रेरित करने पर क्या है? ये सक्रिय हो जाती है। और सक्रिय होकर क्या है? नर जो लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन का क्या करने लग जाती हैं? कौन सी कोशिका? लीडिंग कोशिकाएं जो हैं ये नर लैंगिक हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन का क्या करने लग जाती है? श्रवण। ध्यान रखना। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो बोलेंगे लीडिंग कोशिकाओं या लीडिंग सेल्स द्वारा उत्सर्जित या स्रावित किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इस प्रक्रिया में से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, खासकर नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर पूछ लिया जाए कि भाई GnRH जो हार्मोन है किससे स्रावित होता है, ठीक है। या इसके द्वारा कौन सी ग्रंथि को प्रेरित किया जाता है। पूछ लिया जाए कि पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। या पूछ लिया जाए कि FSH जो हार्मोन जो है ये कौन सी ग्रंथि को प्रेरित करता है, तो किसको करता है? ग्रंथि नहीं, कोशिका को, ठीक है। तो लीडिंग जो कोशिका है इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। और ध्यान रखना, जब मानव में या नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रवण होने लग जाता है तो उसमें क्या है? यौवनारंभ के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। किसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं? यौवनारंभ के। अब वो नर हो चाहे मादा हो। मादा लैंगिक हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नर में टेस्टोस्टेरोन, क्लियर। तो ये जो जब इन हार्मोन का श्रवण होने लग जाता है तो नर में क्या है? यौवनारंभ के। किसके? यौवनारंभ के लक्षण क्या है? दिखाई देने लगते हैं। और वो लक्षण कौन कौन से होते हैं यौवनारंभ के? भाई देखो, जैसे नरों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज भारी होना, ठीक है, त्वचा का तेलीय होना और शरीर पर बालों का आना। और सबसे जो मेन जो मुख्य बिंदु है यौवनारंभ का वो क्या है? जननांगों का परिपक्व होना, अर्थात नर युग्मकों शुक्राणुओं का निर्माण होने लग जाना। वो किसका सबसे मोस्ट बिंदु है? किसका? यौवनारंभ का। कि यौवनारंभ के समय जो नर है उनमें नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण होने लग जाता है। और यही हमको क्या है? पढ़ना है, जिसमें क्या बताया है कि मानव में जो FSH हार्मोन है ये जो हार्मोन है युग्मक जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है।
तो अब नर में पढ़ेंगे तो शुक्र जनन बोलेंगे, और एक साथ पढ़ेंगे तो युग्मक जनन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो FSH जो हार्मोन है ये लीडिंग कोशिका को प्रेरित करता है, और इनके द्वारा नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या होने लग जाता है, स्रवण। और जब नर लैंगिक हार्मोन का स्रवण होने लग जाएगा तो सीधी सी बात है, नर हो या मादा हो, जब उनमें लैंगिक हार्मोन जो है उनका स्रवण होने लग जाएगा, निर्माण होने लग जाएगा, तो उनके शरीर में क्या है, परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे, और उन परिवर्तनों को हम बोलते हैं यौवनारंभ के लक्षण। वो कौन कौन से होते हैं, वह मैंने अभी आपको बताए थे। जैसे भाई नरों की बात करें तो नरों में उनकी त्वचा का तेलिए होना, शरीर पर बाल आना, दाढ़ी मूंछों का आना, और सबसे मुख्य जो बिंदु है वो क्या है, वो है नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण होना या जननांगों का परिपक्व होना। देखो जननांगों का परिपक्व होना वो भी एक ही बात है, बस अपन लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो बात है वो क्या है, सीधी एक ही है। जननांगों का परिपक्व होना मतलब नर युग्मक जो है शुक्राणुओं का निर्माण होना, या बोल सकते हैं युग्मकों का निर्माण होने लग जाना। तो इस प्रकार जो FSH हार्मोन जो है ये क्या है, युग्मक जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। क्लियर। अब इसके बाद एक और बिंदु जो है वो क्या है कि जो नर है भाई लैंगिक जनन पाया जाता है, तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो नर की जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं, ध्यान रखना भाई नर है तो अभी तो क्या है, हम मान लो हम नर है, ठीक है, तो नर जो है उसमें द्विगुणित कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन जब युग्मकों का निर्माण किया जाता है तो उन द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, पहले समसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या है, आदि जो द्विगुणित कोशिकाएं उनसे अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। भाई 2n जो कोशिकाएं हैं इनसे किसका निर्माण हो जाएगा, अगुणित कोशिकाओं का। तो नर से 1n और मादा से 1n प्राप्त होगा, और ये दोनों क्या करेंगे, क्रॉस या निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा वापस क्या बनेगा, 2n, जिसे हम भ्रूण या शिशु बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो नर में द्विगुणित कोशिकाएं हैं, अगला बिंदु बता रहा हूं मैं क्योंकि जगह नहीं है तो यहां पर मैंने लिखा नहीं, क्या है कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप नर में जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है उसमें नरों में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया के लिए नर के जो द्विगुणित युग्मक है उनको उनमें अर्धसूत्री विभाजन व समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या है, अगुणित युग्मकों का निर्माण किया जाता है, और वो अगुणित युग्मक निषेचन की प्रक्रिया द्वारा फिर से युग्मनज बनाते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार जो है युग्मक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखो उसके बाद हम बात करेंगे युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है वो नर में अलग से संपन्न होती है और मादा में अलग से। तो हम बोल सकते हैं युग्मक जनन की प्रक्रिया जो है वो दो प्रकार से संपन्न होती है, दो प्रकार से नर में और मादा में अलग अलग रूपों से संपन्न होती है। तो इस जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे नरों में शुक्र जनन, या बोलेंगे सीधा शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन या नर। तो उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।